का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में काले धन पर पहला बड़ा फैसला हुआ है। मोदी सरकार ने काले धन पर एसआईटी गठित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह टीम के अध्यक्ष होंगे। जस्टिस अरिजीत पसायत एसआईटी उपाध्यक्ष होंगे। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की पहली बैठक साउथ ब्लॉक में करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार के पहले दिन विवाद की भी शुरुआत हो गई। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की व्यवस्था को कायम रखना सही नहीं और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 पर बहस चाहते हैं। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। इस बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अच्छा, तो पीएमओ में नए राज्य मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया और इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वाकई क्या तेज शुरुआत है। मेरे शब्द याद रखिएगा कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो या तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर अनुच्छेद 370 कायम रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत से सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी से मुलाकात ऐतिहासिक मौका रहा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि यहां से रिश्तों की नई शुरुआत की उम्मीद है। हम लाहौर में वाजपेयी के दौरे में छूटी बात को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। शांति के बिना विकास संभव नहीं। शरीफ ने कहा कि मोदी से उनकी मुलाकात बेहद अच्छी रही। उनसे अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा उठाते हुए नवाज शरीफ से कहा कि हमले के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद को बंद करना चाहिए। मोदी ने सीमा पार के आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए सरहद पर आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने को कहा। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के अपने वादे को पूरा करे। जवाब में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात में दाऊद इब्राहिम का जिक्र हुआ कि नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। विदेश सचिव सुजाता सिंह से जब सवाल पूछा गया कि क्या मोदी ने दाऊद का मुद्दा उठाया तो वो गोलमोल जवाब देती नजर आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी को सकारात्मक जवाब दिया। नवाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, जिसे नरेंद्र मोदी ने फौरन स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी मोदी के पाकिस्तान जाने की तारीख तय नहीं हुई है। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के अफसर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान से नवाज शरीफ के साथ आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी इस वार्ता में शरीक हुए। मोदी और नवाज शरीफ के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोपहर करीब 12:30 बजे मुलाकात का दौर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से गर्मजोशी के साथ मिले। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और मोदी ने मुस्कुराते हुए नवाज से बातचीत की। मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलने गए। वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान जब शांति वार्ता की पहल करते हुए बस से लाहौर गए थे, तब पाकिस्तान के पीएम नवाज ही थे। दिल्ली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जामा मस्जिद भी गए। जामा मस्जिद में शाही इमाम अहमद बुखारी ने नवाज की अगवानी की। जामा मस्जिद के अलावा नवाज शरीफ लाल किला भी देखने गए। जामा मस्जिद गए पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मशहूर करीम रेस्टोरेंट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इसके लजीज खाने की चर्चा पाकिस्तान में भी खूब होती है। करीम रेस्टोरेंट जामा मस्जिद के पास ही है। नवाज शरीफ ने जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, जिसे इमाम साहब ने कबूल कर लिया। शाही इमाम ने नवाज से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की और कहा कि इससे दोनों देशों के लोग आसानी से अपने रिश्तेदारों से मिलजुल सकेंगे।
फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके और शरीफ के संबंध 30 साल पुराने हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर बातचीत हुई। अफगान राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल यामीन गयूम से भी मुलाकात उन्होंने की। हैदराबाद हाउस में मोदी और गयूम के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से श्रीलंका में रह रहे तमिलों के मुद्दे पर बातचीत की। महिंद्रा राजपक्षे ने मोदी को सकारात्मक जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी बातचीत की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम से भी मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। पीएम नरेंद्र मोदी इसी साल नेपाल का दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मोदी को नेपाल आने का न्यौता दिया। मोदी ने न्यौता कबूल करते हुए इसी साल नेपाल जाने की बात की। पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने नेपाल से रेल और रोड संपर्क बढ़ाने को लेकर बातचीत की। बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिली। शिरीन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बदले भारत आई हैं। शेख हसीना विदेशी दौरे पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अलग अलग देशों से आए राष्ट्र प्रमुखों से बारी बारी से मुलाकात की। प्रणब मुखर्जी पाकिस्तान, श्रीलंका समेत सार्क देशों के सभी प्रमुखों से मिले। कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नरेंद्र मोदी मनमोहन मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। आज सुबह करीब 8:30 बजे नरेंद्र मोदी ने पीएमओ पहुंचकर देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाला। पीएमओ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और रजिस्टर पर साइन करके चार्ज लिया। कार्यभार संभालने से पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के कमरे में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। बापू को नमन करने के बाद मोदी चार्ज लेने के लिए आगे बढ़े। पीएमओ पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ मुआयना किया। पहली बार वो पीएमओ के गलियारों को निहारते हुए आगे बढ़े। पहली बार पीएमओ पहुंचने पर नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। साउथ ब्लॉक पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी चार्ज लेने के लिए अंदर गए। पीएम बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी की गाड़ी भी बदल गई। गुजरात भवन से नरेंद्र मोदी ब्लैक बीएमडब्ल्यू में सवार होकर पीएमओ पहुंचे। पीएम बनने से पहले मोदी स्कॉर्पियो से चलते थे। शिवसेना कोटे से अकेले मंत्री बनाए गए अनंत गीते ने चार्ज संभालने से इनकार कर दिया है। उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय मिला है, लेकिन इस पोर्टफोलियो से वो नाराज बताया जा रहा है। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर आज अपना कामकाज संभाल लिया है। वित्त मंत्रालय में अफसरों ने गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आर्थिक हालात पर दोनों में बातचीत हुई। हालांकि रघुराम ने मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्रालय के बाद अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल लिया। बताया जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ के रूप में उन्होंने जनरल दलबीर सिंह की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के दौरान अधिकारियों ने गुलदस्ते भेंट करके उनका स्वागत किया। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री के साथ साथ संचार और आईटी मंत्री भी बनाए गए। वहीं स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी अपना काम संभाल लिया। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। जावड़ेकर को सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट कर बधाई दी। पदभार संभालने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी बरकरार रखना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में आई सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रधान को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री बनाए गए थावरचंद गहलोत ने भी आज अपना कार्यभार संभाला और पहले ही दिन अफसरों के साथ मीटिंग भी की। निर्मला सीतारमण ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभाला। उन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। साथ ही उन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है और स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।
पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आज अपना चार्ज संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि धारा 370 पर खुली चर्चा के लिए सरकार तैयार है। शिरोमणि अकाली दल से एकमात्र मंत्री बनाई गई हरसिमरत कौर ने भी अपना मंत्रालय संभाल लिया। अफसरों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट करके बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू कल कामकाज संभालेंगे। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें शहरी विकास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। परिवहन और जहाजरानी मंत्री बनाए गए नितिन गडकरी आज अपना चार्ज नहीं संभाल पाए। वो 2 दिन बाद यानी गुरुवार को मंत्रालय जाकर कामकाज संभालेंगे। कल वो नागपुर में रहेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया। मोदी ने लिखा कि नवाज से कई इमोशनल बातें हुई। नवाज शरीफ और उनकी मां ने टीवी पर मेरी मां को मुझे मिठाई खिलाते देखा था और इसके बाद वो दोनों भावुक हो गए। नवाज ने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनने पर बधाई दी। ओबामा ने कहा है कि वो मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर का उनके समर्थकों ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम करके लोगों का कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे। उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जिंदल इस बार कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार भी चुके हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मोदी कैबिनेट पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि ये मोदी की क्या कैबिनेट है जिसमें 10 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि ही शामिल नहीं हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट करके कहा कि मोदी को अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के साथ साथ सरबजीत, हेमंत करकरे, विजयन थापर, विजय सालस्कर, हेमराज और करगिल के अन्य शहीदों के परिजनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना चाहिए था। राजस्थान के कोटा में रिश्वत लेने और दलाली के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता फरहीन खान और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला नेता कोटा से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ का खाना खिलाने वाले हरियाणा प्रदेश बीजेपी कार्यालय के रसोइये की इच्छा है कि वो फिर से उनके लिए खाना बनाए। झज्जर रैली में मोदी ने इसी रसोइये को गले से लगा लिया था। एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात केजरीवाल के दिल्ली हाईकोर्ट की लतार के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भर दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई हो गई। पर्सनल बॉन्ड उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमा किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि रिहाई चाहिए तो पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि बॉन्ड का मसला बेहद छोटा था, लेकिन केजरीवाल ने इसे बेवजह प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। हाईकोर्ट ने दोषों कहा कि केजरीवाल को रिहाई चाहिए तो बॉन्ड भरना होगा और आखिरकार उन्होंने यही किया। नितिन गडकरी मानहानि केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड नहीं भरने पर केजरीवाल को 21 जून को जेल भेजा था। वो अंडरटेकिंग पर अड़े थे, लेकिन अब जबकि हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई है तो केजरीवाल ने बॉन्ड भर दिया है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को नोटिस भेजा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है। इस अर्जी पर अब 21 मई को सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। दरअसल जब पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था तो उनके अहम सहयोगियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने फैसले पर सवाल उठाए थे। इन दोनों की टिप्पणियों पर कोर्ट ने नोटिस भेजा, जिसकी सुनवाई जुलाई में होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एयरफोर्स का विमान MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई। हादसा श्रीनगर से करीब 45 किलोमीटर दूर अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। पायलट ने रूटीन प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान हवा में क्रैश हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे के मुआयने के लिए पीएम मोदी ने 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा। इनमें से एक कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र और दूसरे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा थे। कल यूपी के संत कबीर नगर जिले में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 23 यात्री मारे गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। संत कबीर नगर में हुए भीषण हादसे से ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से जाने वाले 41 ट्रेनों के रूट बदले गए। लखनऊ में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव औचक निरीक्षण करने राजस्व परिषद के ऑफिस पहुंच गए। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती से नाराजगी पर ऊर्जा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।
आगरा के कागारौल में मिट्टी खोदने गई 3 बच्चियों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने रेस्क्यू कर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। मुंबई के सांता क्रूज एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात एक जवान ने अपने ही साथियों को गोली मार दी, जिसमें 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एयरफोर्स स्टेशन में रात करीब 1:30 बजे आरोपी जवान ने सो रहे अपने ही 7 साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। हादसे के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद आरोपी जवान को मुंबई के गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया। मुंबई से सटे ठाणे में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को चाकू मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों शादी नहीं हो पाने से नाराज थे। दिल्ली के बिंदापुर पुलिस स्टेशन में एक लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने पर नाराज लोगों ने थाने में हंगामा किया। रोते बिलखते घर वालों ने बताया कि पुलिस के सिपाही उनके बेटे को अवैध असलाह रखने के आरोप में घर से पीटते हुए लेकर गए थे। यूपी में अलीगढ़ में एक झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ही कुछ दबंगों ने फायरिंग कर दी। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस मुख्यालय में कांस्टेबल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने बोरीवली में 9 मई को हुए 6.5 करोड़ के हीरो की लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है। भोपाल में टीटी ने अपने नाबालिग बेटे को शराब पिलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़के ने अपने पिता के मोबाइल में अश्लील क्लिप देखी। यूपी के बहराइच में एक मासूम की मौत के बाद जिला अस्पताल में बवाल खड़ा हो गया। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर बेस कैंप घाघरिया के काजिला हेलीपैड से यात्रियों को आगे लेकर जा रहा है।